हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है विज्ञान के जो है सभी पाठों के नाम दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 1 से लेके पाठ 5 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय आता है आपका पादपों में पोषण। यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको करना है जैसे लिखा है सूर्य से, आपको मिलान करना है सूर्य के प्रकाश। तो आपको ऐसे करना है। दूसरा है जड़ों से, जड़ों से का हो जाएगा पानी का, पानी एवं पोषक तत्व। पत्तियों से बना है क्लोरोफिल वायुमंडल से, तो इसको आपको मिलान करना है CO2। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जैसे कि हम जानते हैं कि हरे हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। तो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो आपको जो है यहाँ उत्तर में भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, बूझों ने टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो इसमें से है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो आपको यहाँ राइट आंसर लगा देना है नेफेथेंस घटपर्णी। तो आपको यहाँ उत्तर में लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है। तो आपको सही उत्तर लगा लेना है सी नंबर, तना द्वारा। आपको यहाँ पे लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, खेजड़ी। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में है, मैं एक पाइप जैसे संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जाइलम। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिया है, दिए गए शब्दों से चुनकर निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला प्रश्न आता है यहाँ पे आपको भर देना है परपोषी प्रणाली, इसको आप भर दीजिएगा। और दूसरे में आपको परजीवी भर देना है, ये वाला। तीसरे में आपको पत्तियों और चौथे में आपको पोषक भर देना है और पांचवें में आपको सूर्य भर देना है। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा देख के। का अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 में है, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में आपको लिखना है नहीं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण करती है। इस तरह से आपको उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो आपको उत्तर में लिखना है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपको जो है उत्तर में लिखना है, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत पोषण कहलाती हैं। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका छठवां में है, सवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, सवाल समानतः कुछ जीवों की
वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्युक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका स्वपोषी, यहाँ पे स्वपोषी, यहाँ पे विषमपोषी। तो आपको जो है इसका उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है आप यहाँ से अच्छे से देख के कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9वां का उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप यहीं से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? तो आपको जो है उत्तर में यहाँ से देख के कर लेना है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है, उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है कि आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है, यहाँ पे सूखे ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रुएं जैसे संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों? तो आपको उत्तर में ये कर लेना है, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। आप यहाँ से 12 नंबर का उत्तर जो है देख के आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। तो आपको जो उत्तर में लिखना है, घटपर्णी पौधे को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, इसीलिए ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण करता है। तो इस तरह से आपको जो है उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर जो है आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको जो है चित्र बनाना है, तो देख के जो है अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह से आपको चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, विभिन्न प्रकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए, पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपको पत्ती का चित्र बनाना है, पत्ती का नाम लिखना है और पत्ती के उपयोग। तो इस तरह से आपको चित्र बना के जो है उनके उपयोग लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज किस फल से प्राप्त हुए हैं, उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जो है आपको कर लेना है बीज का चित्र।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बीज का चित्र, फल का नाम और यहाँ पे फल का चित्र तो आपको बनाना है। पहला है आम, तो यहाँ पे आपको आम का चित्र बनाना है। पपीता, अनार, सेब, चीकू, तो इस तरह से जो है आपको कर लेना है। तो यहाँ अध्याय 2 में आपका दिया है प्राणियों में पोषण। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके कुछ निर्देश टाइप दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सहपाठी का नाम प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। पहला प्रश्न आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे, तो जो है आपको उत्तर में लिखना है सी नंबर ORS का घोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी, तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर रासायनिक पाचन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घरोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है, तो आपको राइट आंसर करना है ए नंबर बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। आपका चौथा में है, क्रमाकुंजन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है, तो आपको जो है यहाँ पे लिख भी लेना है। इसके बाद आता है आपका पांचवा, क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में से टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको पहले में भरना है, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा पाचन, यहाँ पे आपको भरना है स्टारफिश, और यहाँ पे आपको भरना है अंतःग्रहण, और यहाँ पे स्वाद कलिकाएं पे आपको भरना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 में है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, तो आपको जो है उत्तर में इस तरह से लिख लेना है। पहले में है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, तो आपको लिखना है पित्त यकृत में निर्मित होता है और एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा में है, पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है, पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आपको उत्तर में, यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में है पांचवा है आपका, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो आपको उत्तर में लिखना है सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। छठवें में है, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों, तो आपको उत्तर में लिखना है रोटी चबाते समय लार स्टार्च को माल्टेज में बदल देती है और इसलिए रोटी मीठी लगने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है, बूझो जानना चाहता है कि क्या आप घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है, यदि कुछ विभिन्न है तो उसका विवरण लिखिए, तो आपको जो उत्तर में लिखना है भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थों, सरल पदार्थों एवं परिवर्तित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां, प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए, तो आपको उत्तर में लिखना है आमाशय की आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है दीर्घरोम क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर
उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। कार्य है दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां है, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है, यदि मनुष्य में रदनक दांत ना हो तो भोजन को चीरने एवं पकड़ने में समस्या होगी। यह दांत भोजन को पकड़ने एवं चीरने का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है। तो आपको उत्तर में लिखना है, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 12 में है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो जो है आपको इस तरह से चित्र बनाना है और आपको इस तरह से नाम भी लिखना है। तो आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा और नाम भी लिख लीजिएगा। इस तरह से आपको कर लेना है मानव पाचन तंत्र का चित्र बना के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, पहला है अंतःग्रहण स्वांगीकरण। अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। दूसरा है स्वांगीकरण, शुद्धांत्र में अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है, अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेटिसिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव में बदल जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है और ऐसे ही आपको चित्र भी बनाना है। इसे देख के अच्छे से बना लीजिएगा। इस तरह से आपको अमीबा का चित्र भी बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है, दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो आपको जो है इस तरह से दांतों की जो है चित्र बना लेना है और नाम भी लिखना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। आपको दांत का चित्र बनाना है और आपको लिखना है, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। दांतों के प्रकार, दांतों की संख्या, निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। तो आपको जो है इस तरह से देख के कर लेना है। निचला जबड़ा में देखिए 4 है, ऊपरी जबड़ा में 4 और योग 8। तो इस तरह से आपको यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है, ग्रीष्का में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है, नाम भी लिखना है। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। आपका घास खाने वाला जंतु, तो इस तरह से आपको जो है चित्र बना लेना है और नाम भी लिख लीजिएगा यहाँ से देख के। तो इस तरह से आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। आपको जो है उत्तर में लिखना है, प्राणायाम के करने से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, अतः प्राणायाम आवश्यक है। और इस तरह से आपको एक पोस्टर भी बनाना है। यहाँ पे आपको नाम भी लिखना है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नारा लिखना है और कृपया इसका सेवन ना करें। तो इस तरह से आपको पोस्टर भी बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो आपको लिखना है बनाने की विधि और उपयोग। आप यहाँ से देख के आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 3 में दिया है ऊष्मा। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से आपको लिख लेना है, ये वस्तुएं
गर्म व ठंडी लगती है क्योंकि यह वस्तुएं ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाती हैं। तो इस तरह आपको भर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक पहले का आपको उत्तर में करना है पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा। तो दूसरे का उत्तर होगा आपका भेड़ और खरगोश। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा आपका बर्फ़ की गोली को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथे के उत्तर में करना है आपको धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। नेक्स्ट है आपका पाँचवा के उत्तर होगा आपका समुद्र की ओर आने वाली वायु को। नेक्स्ट है आपका चौथा का उत्तर होगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद आता है आपका छठवें का आपका उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको ठंडी, दूसरे में भरना है आपको कुचालक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में भरना है आपको गर्म, और चौथे में भरना है आपको समुद्री समीर, और पाँचवें में भरना है आपको विकिरण। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे के उत्तर में करना है आपको ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। उदाहरण है रबर, लकड़ी, प्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। तो तीसरे में आपको उत्तर में करना है यहाँ पे संख्या लिखना है आपको ऊष्मा की कुचालक। तो चालक में लिखना है आपको लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। कुचालक में लिखना है प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ऊनी कपड़े। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक चौथे के उत्तर में आपको करना है हाँ, पारे की जगह अल्कोहल या डिजिटल सेंसर का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि पारा जहरीला और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट के प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर में करना है डॉक्टरी थर्मामीटर से बर्फ़ का तापमान नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है आपको सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकॉट पहनने पर ठंडी अधिक लगेगी क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको करना है जब कागज़ के प्याले में पानी गर्म किया जाता है तो ऊष्मा चालन द्वारा पानी में चली जाती है, जिससे कागज़ का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता और कागज़ नहीं जलता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में करना है काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परावर्तित कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में करना है गर्म दूध का ताप मापने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापता है, जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है। गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है और थर्मामीटर में पारा फट सकता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो 10वें के उत्तर में करना है आपको जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में स्थानांतरित हो जाती है। लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होने के कारण गर्म नहीं होता, इसीलिए हमें हैंडल पकड़ने पर गर्म नहीं लगता है। हैंडल हटाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में करना है आपको चालन किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के कारण जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण है लोहा। दूसरा है संवहन में लिखना है अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में आपको करना है एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों का चुनाव करेंगे क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत भी विद्यमान है। चूँकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए यह अधिक ऊष्मा बनाए रखती है और कंबल को गर्म रखती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर के उत्तर में करना है आपको हाँ, ऐसे भवन बनाना संभव है जो बाहर की गर्मी और
ठंड से कम प्रभावित होती है। इसके लिए खोखली ईंटों का उपयोग किया जा सकता है जिनमें हवा की परतें होती हैं। ये ईंटें दीवार की मोटाई और इमारत का वजन कम करती हैं, जिससे अंदर अधिक जगह मिलती है और इमारत ठंडी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 के आ का उत्तर आपको लिखना है। निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए। उपयोग से पहले थर्मामीटर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधे में होना चाहिए। थर्मामीटर उपयोग के लिए बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर के उत्तर में करना है आपको। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी कांच की नली होती है जिसमें पारा भरा बल्ब होता है। नली में पारे की पतली धारी दिखती है। यह थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापता है। तो देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे थर्मामीटर बना है, तो आपको इस तरह से चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में करना है आपको। समुद्र समीर की ओर से स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है। दूसरा है थल समीर। स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने वाली वायु थल समीर कहलाती है। तो आपको इस तरह करना है और इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। थल समीर और स्थल समीर की इस तरह से आपको चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 15 में है डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो आपको इस तरह से जो है आपको प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर में आपको अंतर लिख लेना है। तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में देखिए, यहाँ पे लिखना है आपको अपने सहपाठी का नाम, डिजिटल थर्मामीटर पर तापमान। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 के का उत्तर में आपको करना है स्वच्छता संक्रमण से बचाने के लिए सही माप में त्रुटि कम करने के लिए प्रारंभिक तापमान स्थिर करना सटीक परिणाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका खा नंबर में लिखा है तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो आपको खा का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गा नंबर में है। तो गा नंबर के उत्तर में करना है आपको हाँ शरीर के कंधे के नीचे भी रखते हैं। इसके बाद घा नंबर के उत्तर में करना है आपको शरीर के विभिन्न भागों का ताप भिन्न अलग अलग होता है। तो आपको इस तरह से करना है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 4 में है अमल, क्षारक और लवण। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपको भर लेना है। तो आप इस तरह से देख के भर लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं, तो आप इनको देख के अच्छे से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा फार्मिक अम्ल। दूसरे का सही उत्तर होगा आपका अम्लीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा होगा प्रति अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा का उत्तर होगा गहरा गुलाबी। पाँचवें का उत्तर होगा उदासीन विलयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको अम्लीय, दूसरा में भरना है आपको लैक्टिक, तीसरा में भरना है आपको उदासीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में भरना है आपको क्षारक और पाँचवें में भरना है आपको लवण व जल। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे में है। तो आपको उत्तर में करना है सिरका एसिटिक अम्ल, पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में आपका उत्तर करना है यदि मृदा क्षार की हो तो इसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाए ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर दे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथे के उत्तर में आपको लिखना है रंग परिवर्तन न होने से आशय या तो यह विलयन क्षारीय है या उदासीन है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। तो 5वें का उत्तर में आपको लिखना है हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है। चूँकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है आपको अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिनका उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं 2 प्राकृतिक सूचक
हल्दी गुड़हल की पत्तियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको करना है। अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछलियों अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगे, सभी जीव मर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर में करना है आपको अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे धीरे हिलाएं। विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है व हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। तो 9वें के उत्तर में करना है आपको जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, अम्ल जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो क्षारीय कहलाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इनमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर जो है आपको यहाँ से देख के इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है क्षारक का नाम किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पाया जाता है चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है आपको क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है आपको साबुन। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में लिखना है दूधिया मैग्नीशियम। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, यह किस कारण होती है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है, आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 के पहले में है जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपको यहाँ से कर लेना है, तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ से अम्ल और क्षार में अंतर आपको लिख लेना है देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर में है अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेट पे उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं, मगर अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा। तो आपको सा का उत्तर यहाँ से देख के आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से देख के इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तो इसको देख के आप कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में लिखा है किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर में है बूझों ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझों को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने की व खारा खाने की सलाह क्यों दी होगी। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको इस तरह से कर लेना है, तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद 12 नंबर में किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा। तो आपको इसका उत्तर यहाँ से आपको देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है, तो प्रोजेक्ट 1 का उत्तर आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से देख के लिख लेना है आपको। प्रोजेक्ट 2 का उत्तर आपको यहाँ से इस तरह से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 5 में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से कर लेना है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आपको इस तरह से टिक लगा लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक पहले का आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, सेब, वैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर होगा आपका
बी नंबर गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा का उत्तर होगा आपका सी नंबर स्टेनलेस स्टील। इसके बाद आता है आपका चौथा के उत्तर में करना है आपको प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाँचवा के उत्तर में करना है आपको ओजोन परत। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में भरना है आपको रासायनिक, दूसरे में भरना है आपको हानिकारक, तीसरे में भरना है आपको भौतिक और चौथे में भरना है आपको क्रिस्टलीकरण, पाँचवें में भरना है आपको ऑक्सीजन एवं जल। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे के उत्तर में आपको करना है चमकदार श्वेतलय के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे के उत्तर में करना है हम पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि यह पानी में रसायन नहीं छोड़ता है और रोगजनकों का जोखिम कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथे के उत्तर में करना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, किस क्रिया से रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक पाँच के उत्तर में करना है आपको फलों का पकना एवं रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें शर्करा का निर्माण, रंग परिवर्तन, गंध और स्वाद में बदलाव और कोशिकाओं का विघटन जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो आपको प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है पानी के उबलने पर भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 7 में है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में करना है यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस क्रिया में राख बनती है जो एक नया यौगिक है और इस क्रिया के दौरान कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो आपको 8 के उत्तर में करना है भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और कोई नया उत्पाद नहीं बनाते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वें के उत्तर में करना है आपको क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 के आ में है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की क्रिया को स्पष्ट करें। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको इस तरह से देख के लिख लेना है। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में लिखा है रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे के वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। तो आपको बा का उत्तर यहाँ से कर लेना है आपको। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है, कॉपर सल्फेट के विलयन कैसे बनते हैं, समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है। तो आप देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से इसका उत्तर करना है परिवर्तनों के नाम, भौतिक, रासायनिक और परिवर्तन के कारण। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। तो आपको इस तरह से करना है। यहाँ पे देख लीजिए।
और आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।